नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में अलाई बलाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की बेटी बंडारू विजयलक्ष्मी ने दशहरा सम्मेलन 2022 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कई सिने और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई जो राजनीति से परे है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, पूर्व राज्यपाल विद्यासागर राव, मेगा स्टार चिरंजीवी, पूर्व सांसद वीएच और अन्य ने अलाई बलाई कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में विजया लक्ष्मी ने अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में मेगा स्टार चिरंजीवी ने उत्साह के साथ ढोल बजाया। उन्होंने हाथ उठाकर डांस किया। चिरंजीवी ने कहा है कि वह अलाई बलाई में आकर खुश है। उन्होंने कहा है कि वह हमेशा इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले साल मेरे छोटे भाई को मौका मिला था। दिल्ली में टीआरएस की टीम ने केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात की। योजना आयोग के उपाध्यक्ष बोयनपल्ली विनोद कुमार, पार्टी महासचिव एवं एमएलसी एम श्रीनिवास रेड्डी ने केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। टीआरएस पार्टी के बीआरएस के रूप में बनाने के प्रस्ताव की एक प्रति केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों को सौंपी गई। दशहरे के अवसर पर तेलंगाना भवन में आयोजित पार्टी की आम बैठक में टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस करने और इसे राष्ट्रीय पार्टी में बदलने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए। सीएम केसीआर ने प्रस्ताव की प्रति पढ़ी और सदस्यों से इसे स्वीकृति ली। पार्टी अध्यक्ष केसीआर ने पार्टी की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। विनोद कुमार और एम श्रीनिवास ने आज दिल्ली में चुनाव आयोग को यह पत्र सौंपा। टीआरएस प्रदेश नेता सुरेश गौड़ ने कहा है कि सीएम केसीआर ने यह महसूस कर राष्ट्रीय पार्टी बनाई है कि देश में अपार संसाधनों के बावजूद लोगों को विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा है कि आज तेलंगाना कई कल्याणकारी योजनाओं के मामले में देश में सबसे आगे है। सीएम केसीआर ने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया है क्योंकि देश के लोग तेलंगाना मॉडल चाहते हैं। मंत्री एर्राबल्ली दयाकर राव एक बार फिर आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। मंत्री एर्राबल्ली ने टीआरएस पार्टी का नाम बदलकर बसपा कर दिया कहा था, जिसे बाद में सुधार कर लिया है। उन्होंने बीआरएस की बजाय बीएसपी कह दिया था। उन्होंने कहा था कि केसीआर ने बसपा की स्थापना की है। महबूबाबाद जिले के तुर्रूर के यतिराजा राव पार्क में आयोजित दशहरा सम्मेलन में मंत्री एर्राबल्ली मुख्य अतिथि थे। मंत्री ने इस अवसर पर वह आयोजित कार्यक्रम में यह टिप्पणी की। मंत्री के बयान से वहां मौजूद सभी लोग अचानक अवाक रह गए। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जांच में पूर्व मंत्री गीता रेड्डी और गाली अनिल शामिल हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने यंग इंडिया लिमिटेड को चंदा देने वालों की जांच की है। इस सिलसिले में गाली अनिल कुमार पूर्व मंत्री गीता रेड्डी के साथ दिल्ली में ईडी के अधिकारियों के सामने पेश हुए। इस मामले में ईडी के नोटिस प्राप्त करने वाले राज्य कांग्रेस के नेताओं में पूर्व मंत्री शब्बीर अली इस महीने की 3 तारीख को सुनवाई में शामिल हुए। यंग इंडिया कंपनी को करीब 6 घंटे तक दिए गए डोनेशन के बारे में शब्बीर अली से पूछताछ की गई। हाल ही में गीता रेड्डी और गाली अनिल कुमार आज ट्रायल में शामिल हुए। ईडी की जांच में शामिल होने से पहले कांग्रेस नेताओं ने ऑडिटर्स के साथ बैठक की। ये सभी पिछले महीने की 30 तारीख को दिल्ली गए थे। ईडी इस मामले में पहले ही कांग्रेस पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। टीआरएस नेताओं ने एक बार फिर राज्यपाल तमिलिसाई की आलोचना की। विधायक पेद्दी सुदर्शन रेड्डी ने सवाल किया है कि राज्यपाल तमिलिसाई पांडुचेरी से अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि तेलंगाना से जुड़े कई मामलों में उनका गलत है। विधायक ने कहा है कि अगर पुदुचेरी में उसके कार्यालय में भी बिजली कटौती होती रही तो वह क्या करती है। उन्होंने पहले अपना घर ठीक करने और बाद में केंद्रीय बिजली नीतियों पर सवाल उठाने को कहा। पेद्दी सुदर्शन रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि भारत राष्ट्र समिति का गठन देश के विकास के लिए किया गया है। ग्रेटर में मछली बाजारों की कमी महसूस हो रही है। 10 लाख की आबादी वाले हैदराबाद में गुणवत्तापूर्ण मछली के लिए समस्याओं की कोई कमी नहीं है। हाल ही में राज्य सरकार और जीएचएमसी ने संयुक्त रूप से कुछ क्षेत्रों में आधुनिक बाजार बनाए हैं। वे पर्याप्त नहीं है। नागरिक अपने क्षेत्रों में भी बाजार बनाना चाहते हैं। मुशीराबाद क्षेत्र रामनगर मछली बाजार में हर रविवार को भीड़ रहती है। ऐसे बाजार में गंदगी रहती है। मछली भंडारण डिब्बे में पानी कचरे से बदबू आ रही होती है।
मंत्री तलसानी ने हाल ही में स्थानीय विधायक और लोगों की इस बाजार के आधुनिकीकरण की मांग पर प्रतिक्रिया दी है। जैसा कि जोनल अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि बाजार को पास की 3 एकड़ खाली भूमि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। मंत्री, विधायक, मत्स्य आयुक्त और व्यापारियों ने क्षेत्र का दौरा किया। यह निर्णय लिया गया है कि अत्याधुनिक भवन के साथ ही पार्किंग व अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। लेकिन जब आरटीसी ने वह खाली जगह उपलब्ध कराने को लेकर सरकार से कहा तो बात यहीं पर अड़ गई। बेगम बाजार मछली बाजार जीएचएमसी द्वारा 3 मंजिलों में बनाया गया और हाल ही में शुरू किया गया। केपीएचबी बी फेस 5 में बना बाजार भी बेहतर सेवा दे रहा है। जल्द ही कुक्कड़पल्ली और मल्लापुर में मछली बाजार उपलब्ध होंगे। लोग हर एक डिवीजन बाजार उपलब्ध कराना चाहते हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि एंटीबायोटिक दवाइयों के अति प्रयोग से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। देश की प्रमुख चिकित्सा पत्रिका लेंसेट ने अपने अध्ययन में कहा है कि हैदराबाद में एंटीबायोटिक का प्रयोग अधिक होता है। अध्ययन से पता चला है कि पैरासिटामोल और एजिथ्रोमाइसिन के उपयोग में काफी वृद्धि हुई है। डॉक्टरों ने पाया कि निम्स और अन्य सरकारी अस्पतालों में आने वाले किडनी और लीवर के 15 से 20% मरीज लंबे समय से एंटीबायोटिक और अन्य दवाओं का सेवन कर रहे हैं। दरअसल वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर उनका उपयोग तभी करने की सलाह देते हैं जब यह पता चले कि यह रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। डॉक्टरों का कहना है कि एक अनुमान के मुताबिक शहर में 90% संक्रमण वायरल होते हैं, जबकि 10% ही नॉन बैक्टीरियल होते हैं। उन्होंने कहा है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने वाले हर 100 में से 25 लोग डायरिया से पीड़ित हैं। अध्ययन से पता चला है कि 95% दवा भंडार बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां बेचते हैं। उस्मानिया आने वाले लीवर के 20% मरीज लंबे समय से एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोई भी दवा अंततः लीवर तक पहुंच जाती है। कुछ दवाओं में से हेपेटोटिक्स पदार्थ लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। कहा जाता है कि इनसे लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। अफजलगंज पुलिस स्टेशन की सीमा में सड़क दुर्घटना हो गई। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस घटना में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल डॉक्टर घायलों का इलाज कर रहे हैं। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। हादसे के बाद घंटों कार सड़क पर पड़ी रही, लेकिन स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक बार फिर भारी मात्रा में सोना जब्त किया गया। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा चाहे कितनी भी उपाय किए जाए, सोने की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कस्टम अधिकारियों ने दुबई से आए यात्रियों के पास से 3 करोड़ 50 लाख रुपए मूल्य का सोना जब्त किया है। दुबई से शमशाबाद आए यात्रियों के सामान की जांच करने वाले अधिकारियों को सोना मिला। पता चला है कि 3.5 करोड़ मूल्य की 7 किलो से अधिक वजन की सोने की छड़ें लाई गई। दुबई से आए 3 यात्रियों को हिरासत में लिया गया है और मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहले भी सोना जब्त करने की घटनाएं हो चुकी है। शमशाबाद एयरपोर्ट के साथ देश में कई एयरपोर्ट पर भी लोगों के अवैध रूप से तस्करी करते हुए पकड़े जाने की कई घटनाएं हुई है। साइबर क्रिमिनल हर समय नए तरह से घोटाले कर रहे हैं। साइबर अपराधियों के शिकार होने से बचने के लिए भले ही पुलिस जागरूकता पैदा कर रही हो, लेकिन कई निर्दोष लोग अभी भी साइबर अपराधियों के शिकार हो रहे हैं। अब तक लॉटरी लगी है, बैंक से बात कर रहे हैं व डेबिट कार्ड अपग्रेड करना है, यह कहकर ठग लोगों के साथ लूट खसोट कर रहे हैं। लेकिन अब साइबर अपराधियों ने 5G के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। 5G अपडेट के नाम पर ठगी की आशंका से साइबर पुलिस सतर्क हो गई है। व्हाट्सएप ऐप लिंक और कॉल को केवल यह पुष्टि करने के बाद ही खोलने का सुझाव दिया जाता है कि वे वास्तविक है या नहीं। कहा जाता है कि संदिग्ध कॉल या लिंक के मामले में सेवा प्रदाता से संपर्क करें। OTP के बारे में पूछे जाने पर किसी भी हाल में ना कहने की सलाह दी जाती है। वे आपसे कह रहे हैं कि वे जो कहते हैं वह मत करो, उनके जाल में मत फंसो। साइबर क्राइम पुलिस ने चेतावनी दी है कि आप अपने बैंक खातों का विवरण किसी को ना दें।
देश में 5G टेलीकॉम सेवा शुरू हो गई है। इस पर साइबर अपराधी नए हथकंडे अपना रहे हैं। साइबर अपराधी मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को विभिन्न लिंक के साथ SMS और ईमेल भेज रहे हैं और उनमें से 5G तकनीक में अपग्रेड करने के लिए कह रहे हैं। साइबर अपराधी मोबाइल उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक करने के लिए कह रहे हैं और फिर उन्हें सिम कार्ड को अपग्रेड करने के लिए OTP विवरण बताने को कह रहे हैं। फोन कॉल और लिंक का जवाब देने वालों को साइबर अपराधी फंसा रहे हैं। लिंक खोलें और पुराने फ़ोन नंबर, सिम कार्ड का सीरियल नंबर दर्ज करें। इसके बाद OTP भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि OTP डालने के बाद सिम अपडेट हो जाएगी। इस तरह फंसकर बैंक खाते और मोबाइल से जुड़े निजी डेटा को हैक करने की संभावना बनी रहती है। साइबर क्राइम पुलिस ने चेतावनी दी है कि OTP कहने के बाद ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र होने की संभावना है। 5G अपडेट के नाम पर ठगी की आशंका से साइबर पुलिस सतर्क हो गई है। व्हाट्सएप लिंक और कॉल को केवल यह पुष्टि करने के बाद ही खोलने का सुझाव दिया जाता है कि वे वास्तविक है या नहीं। कहा जाता है कि संदिग्ध कॉल या लिंक के मामले में सेवा प्रदाता से संपर्क करें। OTP के बारे में पूछे जाने पर किसी भी हाल में न कहने की सलाह दी जाती है। वे आपसे कह रहे हैं कि वे जो कहते हैं वह मत करो, उनके जाल में मत फंसो। साइबर क्राइम पुलिस ने चेतावनी दी है कि आप अपने बैंक खाताओं विवरण किसी को ना दें। साइबर अपराधियों के जाल में पड़ने से बचने के लिए साइबर पुलिस कुछ टिप्स दे रही है। 5G सेवाओं के नाम से आने वाले SMS में लिंक पर क्लिक ना करने का अनुरोध किया गया है। यह सुझाव दिया गया कि यदि कोई फ़ोन पर OTP भेजता है और 5G अपग्रेडेशन के नाम पर डिटेल पूछता है तो उसे साइबर अपराधियों के रूप में पहचाना जाना चाहिए। जो लोग 5G सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें सीधे अपने सर्विस प्रोवाइडर और स्टोर से संपर्क करना चाहिए, लेकिन अपग्रेड के नाम पर आने वाले किसी भी मैसेज पर विश्वास न करें। साइबर अपराधी हमेशा धोखा देने के लिए नई योजनाओं और तरकीबों की तलाश में रहते हैं, इसलिए उचित सावधानियां बरतनी चाहिए। कोई शंका हो तो फ़ोन काट देना चाहिए। यदि आप गलती से उनके जाल में पड़ जाते हैं तो आपको तुरंत बैंक और साइबर सेल को बताना चाहिए कि क्या हुआ। अधिक से अधिक विवरण के साथ उन्हें बिना देर किए बताने से वे उचित कार्रवाई करने में भी सक्षम होंगे। कई बार खोया हुआ धन वापस मिलने की संभावना हो रही है। हैदराबाद में बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के प्रभाव से बारिश हो रही है। शहर में आज भी बारिश के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चंदानगर, मलकाजगिरी, कीसरा, पंजागुट्टा, खैरताबाद, अंबरपेट, काचीगुड़ा, नल्लाकुंटा, मुशीराबाद, RTC क्रॉस रोड, चिक्कड़पल्ली, बागलिंगमपल्ली, बोलकपुर, कवाड़ीगुड़ा, जवाहर नगर, रामनगर, दोमलगुड़ा, बोयनपल्ली, मारेडपल्ली, तिरुमलागिरी, अलवाल और चिलकलगुड़ा इलाकों में बारिश हुई। राज्य के कुछ जिलों में भारी से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है। तेलंगाना के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है। पश्चिम बंगाल में देवी दुर्गा के मूर्ति विसर्जन समारोह के दौरान अफरा तफरी मच गई। देवी नवरात्रि समारोह के अंतर्गत आयोजित किया गया था। जलपाईगुड़ी जिले के माल बाजार में जब सैकड़ों श्रद्धालु देवी दुर्गा की मूर्तियों का नदी में विसर्जन कर रहे थे तभी अचानक बाढ़ आ गई। नतीजतन कई श्रद्धालु बाढ़ में बह गए। माल बाजार कस्बे में 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करने के बाद मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम का भव्य रूप से आयोजन किया गया। रात तक जुलूस निकाला गया और पास की माल नदी में विसर्जन किया गया, लेकिन इस विसर्जन को देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े लोग अचानक नदी का बहाव तेज होने से पानी में फंस गए। नदी में पानी का बहाव तेज होने से कई लोग बह गए। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, कई लोग लापता हो गए। हादसे में 50 लोग सुरक्षित बच गए। नदी में बह गए लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों को उम्मीद है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। इसी बीच हरियाणा के यमुनानगर में जब रावण का पुतला दहन किया जा रहा था तभी अचानक टूट गया और लोगों पर गिर पड़ा। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए।
टॉलीवुड में पोन्नियिन सेल्वन विवाद गहराता जा रहा है। कमल हसन ने कहा है कि चोल राजा हिंदू नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा चोल के समय में हिंदू धर्म नहीं था। कमल हसन ने कहा है कि अंग्रेज सभी को कैसे भुलाए, यह मालूम नहीं होने से उन्होंने हिंदू कहकर संबोधित किया था। उन्होंने कहा है कि फिल्म उद्योग में भाषा, जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करना उचित नहीं है। लोग इसीलिए विवाद पैदा कर रहे हैं क्योंकि पोन्नियिन सेल्वन की तेलुगु और अन्य भाषाओं में फिल्म को सराहा नहीं गया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम शंखाभरणम का सम्मान करते हैं तो उन्होंने एक और इतिहास का सम्मान किया है। कमल ने कहा है कि अगर फिल्म किसी भी भाषा में अच्छी है तो इसका समर्थन करेंगे। चेतना एक आत्म सम्मेलन की संयोजिका रमा बाजोरिया के सानिध्य में मेघा बद्रुका के घर पर डांडिया उत्सव एवं माता रानी की पूजा बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। मेघा बद्रुका ने शानदार व भव्य रूप से अपने निवास स्थान को सजाया, साथ ही भजन व महाप्रसाद का आयोजन किया। इस भव्य कार्यक्रम में प्रेमलता अग्रवाल, सतवंती सरायवाला, मंजू अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, कौशल्या रानी आदि ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व कार्यक्रम को सफल बनाया। तेलंगाना आंदोलन के दौरान टीआरएस पार्टी बनाने के बाद पृथक तेलंगाना राज्य गठन के बाद टीआरएस सत्तारूढ़ हुई। अब पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति की ओर रुख किया है। टीआरएस के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री केसीआर ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पार्टी बनाई है। हालांकि टीआरएस पार्टी का केवल नाम बदल गया है, शेष चुनाव चिन्ह व पार्टी ध्वज वही रखा गया है। यह लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। भारत में एक बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, यानी देश में कितनी भी पार्टियां हो सकती है। साथ ही इन दलों को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल। हालांकि इनके अलावा चुनाव आयोग में पंजीकृत दल भी पंजीकृत है। एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग निगम 1968 के तहत उम्मीदवारों को पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में संसद या विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की आवश्यकता होती है। चुनाव में डाले गए मतों का 6% प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी राज्य या राज्य से कम 4 उम्मीदवारों को सांसद के रूप में चुना जाना चाहिए या कम से कम 4 राज्यों में एक क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, या पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2% जीतना चाहिए। जीतने वाले उम्मीदवारों को 3 राज्यों से चुना जाना चाहिए। वर्ष 2013 में चुनाव आयोग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को राज्य विधानसभा चुनावों में 6% वोट हासिल करना होगा और 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, या उस राज्य में लोकसभा चुनाव में 6% वोटों के साथ एक लोकसभा सीट जीते। साथ ही उस राज्य के प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों पर एक सीट जीते।
राज्य विधानमंडल के चुनाव में 3% वोट या 3 सीटें होनी चाहिए। पार्टी को लोकसभा या विधानसभा में पिछले चुनाव में राज्य में डाले गए वोटों का 8% हासिल करना होगा। अगर एक चुनाव में किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है तो वही स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती है, यानी चुनाव के बाद पार्टियां अपनी पिछली स्थिति को बरकरार रखती है या खो देती है। इससे राष्ट्रीय दलों की संख्या और क्षेत्रीय दलों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा 23 सितंबर 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार वर्तमान में देश में 8 राष्ट्रीय दल हैं। चुनाव आयोग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, इन पार्टियों को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता दी है। जो दल राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी मान्यता प्राप्त नहीं कर सकते उन्हें पंजीकृत दल माना जाता है। इसका मतलब है कि एक नवगठित पार्टी को राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। 50 से कम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर 20 से कम लोकसभा सीटें हैं तो कम से कम 2 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। भारत के संविधान के अनुसार अगर भारत राष्ट्रीय समिति को चुनाव आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है तो उसे केवल एक पंजीकृत पार्टी का दर्जा मिलेगा। यह स्पष्ट है कि यह एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ये थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।